फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर जनरली बात करने वाले हैं। ये जो सारा लेक्चर है इसी के ऊपर बेस रहेगा, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं इससे वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो ही हार्मोन एक तरह से अपने अंदर स्टोर करके रखती है। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हमारे पास होता है एडीएच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको पता है हाइपोथैलेमस है और नीचे क्या है, पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, मैंने आपको बताया कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर लोब है, वो जनरली क्या करती है, दो हॉर्मोन्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। फर्स्ट कौन सा था, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस की जितने भी देखो न्यूरॉन्स है, ये कहाँ जा रहे हैं, सारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जनरली आपने पढ़ा था जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू, देखो यहाँ पे एक तरह से पिट्यूटरी के अंदर पोर्टल सिस्टम है ना, तो इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, सारे एंटीरियर लोब्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर अपने आप में कुछ नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो सारे हाइपोथैलेमस से आते हैं। दो हार्मोन तो बनाता है, तो यहाँ पे जो क्लस्टर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक क्लस्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो क्लस्टर्स है इसके अंदर क्या बनते हैं, हार्मोन बनेगा। ठीक है, और ये हार्मोन इस एक्सोन के थ्रू यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो बना तो कौन रहा है, हाइपोथैलेमस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सोन के थ्रू जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चले जाएंगे तो ये हम क्या बोल देंगे इसको, कि जो हार्मोन है ये कहाँ जाके स्टोर होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जितने भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंटीरियर लोब जो है, एंटीरियर लोब के अंदर यहाँ पे हार्मोन लिखे हुए हैं, जो हमारे पास टीएसएच है, एफएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये सारे हार्मोन कौन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ पे एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ये कौन करता है, पोस्टीरियर लोब बनाता नहीं, एक तरह स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, ये चीज समझ आई सबको। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन क्या है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोल देते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी ऑक्सीटोसिन आफ्टर टू टारगेट टिश्यू। देखो उसके दो ही टारगेट होते हैं, फर्स्ट है मदर्स यूट्रस एंड देन ब्रेस्ट। ठीक है, सबको पता है। देखो यहाँ पे जब ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन इनहैंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल इन द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर जो डिलीवरी होती है वो इजिली हो सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं वॉल ऑफ स्मूथ मसल्स का, जिससे डिलीवरी आसानी से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर डिलीवरी इट स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन। जो मिल्क होता है, देखो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन होता है, प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इंजेक्शन कौन करता है, ये कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द शकलिंग इन्फेंट यानी छोटे बेबी जिनको बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से मैकेनिकल स्टिमुलस देते हैं, यानी जब जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट जब फीड करता है, सकिंग करता है। ठीक है, तो जब सकिंग करता है तो वहाँ पे एक तरह से उसको एक स्टिमुलस मिलता है, मैकेनिकल स्टिमुलस इसको बोल देते हैं। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक तरह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक तरह से ना मदर और बेबी के बीच में, अब उसको तो लव जो होता है ना, मम्मा और बेबी के बीच में जो लव होता है, ठीक है, वो भी एक तरह से ऑक्सीटोसिन की वजह से ही डेवलप होता है। ठीक है, और दूसरा है मेल एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, इसमें अभी कोई मतलब क्लियर फंक्शन अभी इसका डिटेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद है एडीएच की। तो एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं। ठीक है, जो एडीएच है, एडीएच कॉजेज द किडनी टू रिमूव और रिटर्न मोर वाटर टू ब्लड, यानी किडनी क्या करती है, किडनी वाटर को यानी यूरिन बनाती है। ठीक है, अब यूरिन में वाटर जाएगा। ठीक है, वाटर यूरिन में ज़्यादा ना जाए। ठीक है, यानी एक नॉर्मल बैलेंस बना के जो रखती है बॉडी, तो वो यहाँ पे जो एडीएच है, एडीएच क्या करता है, वाटर को यूरिन में पास नहीं होने देता। ठीक है, यानी यूरिन का जो वॉल्यूम है, या बोल सकते हो वाटर का जो वॉल्यूम है बॉडी में बनाए रखता है, मेंटेन करके कौन रखता है, एडीएच। ठीक है, तो एडीएच कॉजेज द किडनी टू रिटर्न मोर वाटर टू द ब्लड थर्स डिक्रीजिंग यूरिन वॉल्यूम। नेक्स्ट है इट एक्ट्स ऑन डीसीटी एंड सीडी, यानी डीसीटी क्या होता है, नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, जैसे आपने सुना होगा डीसीटी पीसीटी कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जाके एक्ट करता है नेफ्रॉन के अंदर एंड इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जब वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा ना तो यूरिन ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, जो नॉर्मल आपको जैसे 1 to 2 जो लीटर यूरिन जो पर डे बनता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, तो लेकिन
अगली लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि जो एडीएच, अगर हमारी बॉडी में एडीएच ना हो, या एडीएच का मतलब क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगर ये एब्सेंस हो हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा। देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली 1 to 2 लीटर यूरिन हम पास आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एडीएच ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर एडीएच ना हो तो यहाँ पे 20 लीटर जो यूरिन है वो हम पर डे बॉडी से यूरिन आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब एडीएच एब्सेंस हो बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यानी 10 फोल्ड फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कितना होता है 1 to 2 लीटर टू अबाउट 20 लीटर अ डे, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन भी होती है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे तो आपने देखा एडीएच, अब एडीएच का ही, जैसे एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, लेकिन इससे अपोजिट क्या होता है, डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं। अब डायरेटिक हार्मोन्स भी होते किस लिए होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट है एडीएच एंड डीएच। देखो यहाँ पे क्या होता है, डीएच नहीं, वैसे तो आप बोलो एंटी डायरेटिक और डायरेटिक, ठीक है। अब देखो एंटी डायरेटिक का मतलब क्या था, यानी वो जो वाटर है उसका रिमूव ज़्यादा नहीं होने देता, रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वाटर की। लेकिन डायरेटिक में क्या होता है, इसका अपोजिट कंडीशन होती है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती उसके अंदर इतनी, ठीक है। उसके अंदर जो यूरिन है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है। डायरेटिक्स टैबलेट्स आपने देखा होगा, जो डायरेटिक्स की जो मेडिसिन भी होती हैं, डायरेटिक की मेडिसिन काफ़ी सारी होती है, बीपी में हम यूज़ करते हैं उसको, बीपी हो गया, एडिमा की कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे हम बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेटिक्स केस में। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑफ्टन कॉजेज अ फ्रिक्वेंट एंड कैप्शन यूरिनेशन बिकॉज अल्कोहल इज इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ एडीएच। देखो यहाँ पे हमने देखा एडीएच क्या करता है, एडीएच वाटर को लॉस नहीं होने देता, लेकिन जब यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा सेक्रेशन ऑफ एडीएच का, तो क्या होगा, एक तरह से आपने देखा भी होगा, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो यूरिनेशन कहीं पे भी कर देते हैं, यूरिन कहीं पे भी कर देते हैं, तो उनकी यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एडीएच को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। जब सिक्रेशन ही बंद हो जाएगा एडीएच का तो ऐसी कंडीशन होगी ना। देन एडीएच ऑल्सो डिक्रीज द वाटर लॉस थ्रू स्वेटिंग, जब स्वेटिंग होती है हमें, ठीक है, एडीएच उसको भी डिक्रीज करता है। एंड देन कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियोल्स विद इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एडीएच सिक्रेशन। ये रेगुलेट कैसे होता है एडीएच, देखो यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशन होती है, एक होती है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, देन ब्लड वॉल्यूम। देखो अगर हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है। देखो डिहाइड्रेशन केस में क्या होता है, वाटर हमारी बॉडी से लूज हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हम बोल देते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो जो वाटर का लेवल है हमारी बॉडी के अंदर कम हो रहा है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के केस में क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा, ठीक है। अगर एडीएच जब सिक्रीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर को ज़्यादा बाहर बॉडी से नहीं जाने देगा, ठीक है, किडनी के थ्रू वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही डिक्लाइन इन द ब्लड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ हेमरेज, जब ब्लड बॉडी से लूज हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। जब बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो यानी एक तरह से लिक्विड है वो भी, ठीक है, ब्लड के अंदर वाटर टाइप भी होता है, वाटर और कुछ लिक्विड और भी होते हैं, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो ये सब चीज़ें जब लॉस होंगी हमारी बॉडी से तो क्या होगा, एक तरह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे एडीएच का सिक्रीशन होगा। एडीएच क्या करता है, फिर जो ब्लड वाटर का सिक्रीशन है, सो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देगा, ठीक है। देन डायरिया केस में भी ऐसे होता है, डायरिया हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग होकर ली किसी ने, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर जब किसी को ज़्यादा पसीना आ जाता है तो तब भी एडीएच एक्ट करता है, हमने देखा था ना ऊपर, ठीक है। और ये करते हैं स्टिमुलेट्स ओस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, ओस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करते हैं, देन ये अपना जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड कैरीज एडीएच टू 3 टारगेट टिश्यूज। देखो फर्स्ट है किडनी, किडनी हमने देखा था कि किडनी में सबसे मेन है इसका रोल, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम सुबोरीफेरियस ग्लैंड भी बोल देते हैं, ये स्वेट का फॉर्मेशन करते हैं। देन स्मूथ मसल इन द ब्लड वेसल्स वॉल, ठीक है। तो ये 3 मेजर टारगेट टिश्यू हैं जिसपे एडीएच एक्ट करता है, ठीक है। देन किडनीज रिस्पॉन्ड बाय रिटेनिंग मोर वाटर विच डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो यहाँ पे जो वाटर है रिटेन हो जाएगा तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो यूरिन का जो आउटपुट है, यूरिन की जो वॉल्यूम है, देखो ऑब्वियस ही बात है, जब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा ही रहेगा, यानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता रहेगा पानी, ठीक है, किडनीज के थ्रू, तो यूरिन का वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। एंड देन सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड डिक्रीज, जो
सिक्रेशन होती है, स्वेट जो पसीना होता है वो भी कम हो जाएगा EDH की वजह से, ठीक है, विच लोअर्स द रेट ऑफ वाटर लॉस बाय पर्सपिरेशन फ्रॉम द स्किन, यानी पर्सपिरेशन क्या होती है, जैसे पसीना बहने को हम बोल देते हैं पर्सपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड हमने वैसे तो पढ़ लिया था, इसमें 2-3 मेन टॉपिक्स रह गए थे। देखो वैसे तो इसके अंदर जनरली T3 और T4 के सिंथेसाइज होता है, कौन सा प्रोटीन लगता है वैसे तो आपको सब पता है, ठीक है। यहाँ पे वही इसके थ्योरी उसके बारे में लिखी हुई है, एक बार देखना है आपको, देख लेना, ठीक है। वैसे मैं एक बार इसको बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप का है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट इंफीरियर ऑफ द लैरिंक्स, लैरिंक्स के इंफीरियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज कंसीडर सॉरी इट इज कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स, इन 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया दैट आर कनेक्टेड बाय द isthmus। तो यहाँ पे जो isthmus होता है बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो बीच में जो ये है ना, isthmus को बोलते हैं, isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी इन दोनों लोब्स को जो जोड़ जोड़ के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, isthmus, ठीक है। ये आपका आप बोल सकते हो इधर वाला जो है लेफ्ट लोब है, इधर राइट लोब है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो उसको, यहाँ पे जो ये थायराइड ग्लैंड है इसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, यानी हाईली वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर है ये। ऐसा क्यों होता है, देखो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी है, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन होता है वो जनरली ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। अब जो ब्लड के अंदर हार्मोन्स सेक्रीट करेगा वहाँ से, तो हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, अब थायराइड ग्लैंड के आसपास ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स यहाँ पे सेक्रीट होगा वो कहाँ जाएगा, जनरली ब्लड में तो जाएगा ना। तो क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में ही जाते हैं, तो यहाँ पे हाईली वेस्कुलाइज इसलिए है कि, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन ब्लड के अंदर जा सके, देन अपने टारगेट सेल की जाकर परफॉर्म कर सके अपना एक्शन, ठीक है। उसके बाद इसके ये कितना भारी होता है, 30 ग्राम का होता है, ठीक है, एंड हाईली वेस्कुलाइज्ड वही है, ठीक है। रिसीव्ड 80 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिकली स्फेरिकल सैक होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स बोल देते हैं, एंड ठीक है मेकअप मोस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देन व्हेन फ्लोकुलर सेल्स आर इनएक्टिव। देखो जब फ्लोकुलर सेल, देखो हम बात की थी, जैसे ये आपके पास ये ल्यूमिन है, देन इसके अराउंड ये फ्लोकुलर सेल है, ठीक है। देखो ये पूरा क्या है हमारे पास, फ्लोक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम इस पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स हम इसको बोल रहे हैं। लेकिन जो ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल जिसको मैं तरह से हाईलाइट कर रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर LLI फॉलिकुलर सेल बोल देते हैं, एक सिंगल वाले को, ठीक है। और जो बीच में ये है इसको हम ल्यूमिन बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी अभी अपना ये फंक्शन नहीं शो कर रही। देखो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो ल्यूमिन होता है ना बीच में, ये कम से कम थायराइड हार्मोन को कम से कम अपने अंदर 100 दिन के लिए स्टोर करके रखते हैं, इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब देखो ल्यूमिन के अंदर स्टोर रहेगा, उसके अराउंड जो सेल हैं ये तो अब इनएक्टिव रहेंगे। तो इनएक्टिव में क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, देयर शेप इज लो क्यूबॉइडल टू स्क्वैमस, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़े क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वैमस शेप में, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो दे बिकम एक्टिव हो जाते हैं एंड इंक्रीज and secretion and range from cuboidal to low columnar in the shape, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है या तो ये क्यूबोइडल फॉर्म में रहेंगे, स्क्वामस शेप में रहेंगे अपने, ठीक है। अगर जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्यूबोइडल से लो क्यूबोइडल से यहाँ पे एक तरह से कोल्यूमिनर शेप में आ जाएंगे अपने। ये एक तरह से क्या करते दिखाते कि ये एक्टिव फॉर्म में हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 2 हार्मोन T3 एंड T4, ठीक है। थायरोक्सिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको हम T4 भी बोल देते हैं, एंड बिकॉज इट कंटेन्स 4 एटम ऑफ आयोडीन। देन T3 को हम ट्राईआइडोटायरोनिन भी बोल देते हैं। T3 एंड T4 टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज थायराइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पीछे क्या होता है, एक तरह से पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं। अब देखो जो थायराइड ग्लैंड होता है ऐसे करके होता है,
ठीक है। अगर आप सामने से देख रहे हो तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड दिखाई देगा, अगर आप पीछे से देखोगे तो पैराथायराइड ग्लैंड दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स थे हमारे पास, ठीक है। इसकी यहीं पे क्या होते हैं, सी सेल्स होते हैं, आप इसको बोल सकते हो पैरा फॉलिकुलर सेल बोल सकते हो, सी सेल होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन फॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ये इनके बीच में होते हैं आसपास, ठीक है। उसके बाद दे प्रोड्यूस द हार्मोन कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम जो होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, उसको कम कर देते हैं। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो कैल्सिटोनिन उसको कम कर देगा, ठीक है। विच हेल्प्स टू रेगुलेट द कैल्शियम होमोस्टैसिस। तो होमोस्टैसिस ऑफ कैल्शियम को मेंटेन कौन करता है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। देखो फॉर्मेशन में देख लीजिए कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं थायराइड हार्मोन इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट स्टोर इट्स secretion product in a large quantity, then normally about 100 days सप्लाई। तो यहाँ पे आप देखो, वही मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 100 डेज की सप्लाई होती है कम से कम, वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। देन ये तो वही है कि जो आयोडीन है वो ट्रैप हो जाता है फॉलिकल सेल के अंदर, देन उसके बाद सिंथेसिस होती है, थायरोग्लोबिन आता है, TGB हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये तो सिंथेसिस मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, तो एक बार इसको देख लेना। उसके बाद ये ल्यूमिन में इकट्ठा हो जाता है, आगे वही एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो TGB है वो ल्यूमिन में चला जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, T3 एंड T4 की सिंथेसिस होती है, एंड T3 एंड T4 आर लिपिड सोल्यूबल होते हैं, एंड they diffuse through the plasma membrane into the interstitial fluid, then into the blood, ठीक है। and T3 is secreted greater quantity than T3, बट जो होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका मेन लाइन का मतलब क्या है, जो T3 है, T3 क्या होता है, सेवरल टाइम मोर पोटेंट, यानी T3 जो है वो ज़्यादा पोटेंट है देन द T4। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब T3 एंड T4 फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जब T3 और T4 का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, T3 और T4 अपने फंक्शन करने निकलते हैं, ठीक है। तो T3 क्या होता है, एक तरह से मोर पोटेंट है, यानी T4 जो है, T4 इतना एक्टिव फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो T3 अपना एक्टिव फॉर्म अच्छे से आप बोल सकते हो पोटेंट होता है देन द T4। तो यहाँ पे T4 का अगर आपको फंक्शन करना है ना, T4 का अपना फंक्शन करना है तो उसको T3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन अपना फंक्शन शो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है मोर एवर आफ्टर T4 enters a body cell, most of it's converted to T3 by the removal of one iodine, ठीक है। वही है कि जो T4 है उसको T3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है, अगर उसको अपना फंक्शन शो करना है। देन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, more than 99% of both the T3 and the T4 combine with the transport protein in the blood। कौन सा प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसको हम TBG के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, थायरोनिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये क्या होता है, एक तरह से प्रोटीन होता है जिससे ये T3 T4 आप बोल सकते हो कंबाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। देखो जब ग्रोथ हार्मोन वर्क्स बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन क्या होता है, T3, ठीक है। यानी जब T3 और ग्रोथ हार्मोन आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे सिनर्जिज्म इफेक्ट आता है, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, यानी जब दो हार्मोन जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका अच्छा इफेक्ट शो होता है, ठीक है, वो बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है, बॉडी को अच्छे से ग्रोथ कराएंगे, ठीक है, ये मेन होता है, मोटिव होता है इनका। मोस्ट बॉडी सेल हैव रिसेप्टर फॉर थायराइड हार्मोन। देखो इनके जो रिसेप्टर हैं ऑलमोस्ट सारी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। T3 एंड T4 एग्जिस्ट देयर इफेक्ट थ्रू आउट द बॉडी। देन थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR एंड द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन अंडर द स्टैंडर्ड एंड बेसल कंडीशन बाय स्टिमुलेटिंग the use of cellular oxygen to produce ATP। तो यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है वो BMR बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं। देन इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट सारी बॉडी के अंदर होते हैं, मोस्ट बॉडी सेल्स हैव रिसेप्टर, ठीक है। T3 और T4, क्योंकि ये जो T3 और T4 होता है ना, एक तरह से ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर क्या करेगा, ग्रोथ ही कराएगा ना, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन इज
टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एडिशनल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। नेक्स्ट, एज सेल्स प्रोड्यूस एंड यूजेस more ATP, more heat is given off and body temperature rises, phenomenon is called a cholinergic effect, ठीक है। एंड थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द normal body temperature, then stimulates the protein synthesis and thyroid hormone stimulate the protein synthesis and increase the use of glucose and fatty acid for ATP production, ठीक है। वो ये जो थायराइड हार्मोन है स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो बॉडी की जो बिल्डअप है वो अच्छे से होगी, बॉडी बिल्डअप अच्छे से होगी, ठीक है। एंड इंक्रीज द यूजेस ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का यूज़ है वो बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। फैटी एसिड जो होते हैं वो ATP प्रोडक्शन करता है उससे, ठीक है। देन इंक्रीज द लिपोलाइसिस यानी लिपिड्स को टूटना, क्या बोलते हैं हम, लिपोलाइसिस, ठीक है, यानी इसको बढ़ा देते हैं। देन इनहेंस द कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन एंड रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। देन नेक्स्ट हमारे पास, अगर डेफिशिएंसी हो जाए थायराइड हार्मोन की तो क्या होगा। देखो ड्यूरिंग फीटल, जब मतलब अभी वो डेवलप नहीं हुआ, अभी मतलब तरह से आप बोल सकते हो बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है, आफ्टर बिफोर डिलीवरी आप बोल सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल डिलीवरी डेवलपमेंट, infancy and childhood causes a several mental retardation and stunted bone growth, ठीक है। देखो थायराइड हार्मोन नहीं होगा ना तो इससे क्या होगा, एक तरह से मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम हो सकती है और स्टंटेड बोन ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। कौन कंट्रोल करता है थायराइड को? सिंपल है, ये मैंने बहुत बार बात की है। पहले TRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, देन TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ठीक है। कौन करवाएगा उसको रिलीज? TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, देन वो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करेगा किस चीज़ के लिए, TSH के लिए, ताकि वो स्टिमुलेट कर सके थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन ये कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, देन वहाँ से अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा T3 and T4, ठीक है। वही उसके बाद तो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार देख लेना। देखो ये फ्लो चार्ट भी वही है, हाइपोथैलेमस ने TRH रिलीज किया, देन एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, TSH रिलीज किया, ठीक है। देन T3 and T4, उसके बाद जो हार्मोन है ये होमियोस्टेसिस मेंटेन करेंगे बॉडी के अंदर, नॉर्मल T3 and T4 कंसंट्रेशन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक चली जाएगी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज T3 and T4 कंसंट्रेशन इन ब्लड, अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे फिर नेगेटिव फीडबैक भी होगा, ठीक है। तो आज हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में बात की, ऑक्सीटोसिन एंड ADH के बारे में बात की थी, ठीक है। और जो यहाँ पे थायराइड हार्मोन कुछ फंक्शन रह गए थे और स्टोरेज रिलीजिंग वगैरह, ठीक है, जो थियोटिकल था मैंने आपको यहाँ पे आज बताया, ठीक है। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।